Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with another SLO from chapter number 12, Geometrical Optics. और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारे पास SLOs हैं 241, 1241, 1242 एंड 1243. इन SLOs के अंदर जो है वो हमारे पास एक टॉपिक मौजूद है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और साथ साथ कुछ यूज देखेंगे कि किस तरह से लाइट को प्रोपेगेट करवाने में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं. सबसे पहले जो है वो हम अपने उस टॉपिक को रिकॉल करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर मूव कर रही होती है तो इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस. उस वेव की, लाइट वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या लाइट जो है वो बेंड हो जाती है. अब लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. अब हमारे पास बेंडिंग दो तरह से होती थी, वन इज टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अदर वाज टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दो तरह से बेंडिंग होती थी. Either light is traveling from rare medium to dense medium, it will bend towards the normal, and if the light wave is traveling from dense medium into the rare medium, then this light will bend away from the normal. तो ये हमने previous lectures के अंदर सीख लिया था. Now let's suppose हमारे पास एक बाउंड्री मौजूद है, मीडियम की बाउंड्री है. लेट्स सपोज एक एंड के ऊपर एक मीडियम है और दूसरे एंड पर दूसरा मीडियम. दिस इज फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड दिस इज एयर. तो इस मीडियम के इस एंड पर हमारे पास वाटर मौजूद है और इस एंड पर जो है वो एयर मौजूद है. एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर इनटू द एयर. लाइट जो है वो वाटर से एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है. अच्छा, जब वाटर से एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है मींस वाटर इज अ डेंस मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम. क्या होगा हम सबको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ये लाइट जो है वो स्ट्रेट पास होने के बजाय क्या हो जाएगा लाइट के साथ, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज R, दिस इज I एंड दिस इज N. तो ये सेम डायग्राम है जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी. इसी तरह से मैं थोड़ा सा चेंज ये कर देता हूं. फॉर एग्जांपल सेम मीडियम है हमारे पास. अब मैंने ये वाला जो एंगल था उसको मेंशन कर देता हूं. दिस इज I एंड दिस इज R. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, दिस रिफ्रैक्टेड रे विल move away from the normal, further away from the normal. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और ये इंसिडेंट रे बना दी एंड दिस इज नॉर्मल. सो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो गई. ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा था अब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल और ज्यादा बन रहा है. इसी तरह से जब मैं इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ रिफ्रैक्टेड रे भी और ज्यादा अवे मूव होती जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल. एक ऐसा टाइम आएगा जब कुछ इस तरह से होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर इंसिडेंट रे, then we have normal, और then refracted ray जो है वो नॉर्मल से अवे मूव होते होते इतना दूर हो जाएगी कि अब वो रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रही होगी. सो दिस ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी पहले इसकी एक सर्टेन एंगल बना रही थी, यहाँ पर जो है वो और दूर हो गई नॉर्मल से,
देन इस डायग्राम के अंदर नॉर्मल से अवे मूव होते होते इतना अवे हो गए कि इट मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. और यहाँ जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो फर्दर अगर मैं और अवे कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तो और ज्यादा इंक्रीज करने से क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे. सो इन तमाम डायग्राम्स को देखें तो यहाँ लाइट वाटर से एयर के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है, एक सर्टेन इंसिडेंस एंगल था तो लाइट बेंड हो गई. मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, बढ़ाने से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से और ज्यादा अवे मूव हो गई. देन मैंने इतना ज्यादा कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे है इज मेकिंग 90 डिग्री विद द नॉर्मल. अगर इससे भी ज्यादा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से और ज्यादा अवे मूव हो जाएगी. तो इस डायग्राम को खास तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास वाटर मौजूद है और यहाँ पर एयर मौजूद है. सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस मीडियम इनटू द रेयर मीडियम. तो लाइट जो है वो वाटर से एयर में जाने के बजाय वाटर से जब जा रही थी तो उस बाउंड्री से स्ट्राइक करने के बाद वापस वाटर के अंदर ही आ गई. तो हम रिकॉल करते हैं इस चीज को, क्या कहते थे हम कि लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एंड बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. जब लाइट उसी मीडियम के अंदर वापस से बाउंस बैक हो जाती है तो उस फिनोमेना को हम कहते थे इट इज रिफ्लेक्शन. और वहां जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे वो इस टाइप के रिफ्लेक्शन नहीं थी. उस रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद था. यहाँ हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद नहीं है. यहाँ तो सिर्फ जो है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मौजूद है, वाटर और एयर. सो ऐसी टाइप की जो रिफ्लेक्शन है, इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जारी हो और फर्स्ट मीडियम के अंदर वापस से बाउंस बैक हो जाए तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब यहाँ पर भी वही वाटर और एयर मौजूद है, यहाँ पर भी वही वाटर और एयर मीडियम और यहाँ पर भी वही वाटर और एयर मीडियम मौजूद है. बट यहाँ लाइट जो है वो बाउंस बैक नहीं हुई, यहाँ लाइट बाउंस बैक नहीं हुई, यहाँ लाइट जो है वो बाउंस बैक नहीं हुई. सिर्फ यहाँ पर क्यों हो रही है? तो यहाँ इसीलिए हो रही है बिकॉज जो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है. सो व्हाट आर दीज कंडीशंस? So we have two conditions for the occurrence of total internal reflection. हमारे पास दो conditions है total internal reflection के होने की. So the first condition हमारे पास है कि light हमेशा move करे from dense medium into the rare medium. लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करिए सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ फिनोमेना और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इस फिनोमेना को होने के लिए लाइट को हमेशा ट्रैवल करना चाहिए किस तरह? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में. अगर लाइट यहाँ पे एयर से वाटर में आ रही होती तो चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना भी चेंज कर लें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू ऑब्जर्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी हैव टू ट्रैवल द लाइट फ्रॉम डेंस मीडियम इनटू द रेयर मीडियम. तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब देखते हैं सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन देखने से पहले इन डायग्राम्स पे आ जाते हैं दोबारा से. यहाँ इन सब में हमने एंगल आई मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो गया. सो एक और चीज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं दैट इज if light is traveling from dense medium into the rare medium and refracted ray is perpendicular to the normal, so the angle at the incidence is known as
क्रिटिकल एंगल। तो एक ये नई टर्म है, इसको दोबारा से देख लेते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हम उस वक्त कहेंगे जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हो और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री बन जाए। If the refracted ray is perpendicular to the normal, then the angle at the incidence will be known as critical angle। तो यहाँ जो भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? It is known as critical angle। So let's suppose यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री था, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री कर दिया हमने, और यहाँ उस मीडियम के अंदर लेट सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पुट कर दिया था 42 डिग्री। सो इट्स मीन ये जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यहाँ मैंने लेट सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया 45 डिग्री। तो यहाँ कंटिन्यूसली मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जा रहा था, बट यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व हो रही, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो हमें अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करनी है, सो आवर इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल। हर मीडियम का क्रिटिकल एंगल कांस्टेंट होता है। सो लेट्स सपोज इस वाटर मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है इट इज 42 डिग्री। तो अगर इंसिडेंस एंगल 42 से कम होगा, लाइक दिस 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 35 डिग्री, तो इस केसेस के अंदर लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम के अंदर बाउंस बैक नहीं होगी। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा जो ये एंगल है इंसिडेंस का वो हमेशा क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं बल्कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सो आवर सेकंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मैंने लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम एंड मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then the light will bounce back into the first medium. This phenomena is known as total internal reflection. And what are the conditions for the total internal reflection? That light must move from dense medium into the rare medium, and the second condition is that the angle of incidence should be greater than the critical angle. Otherwise, we cannot observe this total internal reflection phenomena. These two conditions must be fulfilled simultaneously. कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है दूसरी नहीं हो रही, so we cannot observe this phenomena. और क्रिटिकल एंगल को रिकॉल कर लेते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन दिस एंगल। द एंगल फॉर्म्ड एट इंसिडेंस व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगी तो एंगल जो आई इंसिडेंस में बन रहा होगा उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। सो लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमें यूज बताना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि ये जो फिनोमेना अभी हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। सो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं डेली लाइफ के अंदर जिसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने बाइनोक्यूलर्स देखे हैं, बाइनोक्यूलर्स के अंदर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। सिमिलरली पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप के अंदर भी जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। साथ साथ लाइट पाइप, सो लाइट पाइप हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया या एंडोस्कोप हो गया, ये वो डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस मौजूद हैं जिसमें ये फिनोमेना यूज होता है। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि बाइनोक्यूलर्स में और पेरिस्कोप के अंदर एक
ग्लास प्रिज्म यूज़ होता है जिसकी मदद से जो है वो हम लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक राइट प्रिज्म मौजूद है जिसमें यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंड दीज एंगल्स आर 45 डिग्रीज। तो ये हमारे पास 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये मेरे पास एक ग्लास प्रिज्म मौजूद है। अगर इस ग्लास प्रिज्म में यहाँ से लाइट स्ट्राइक होती है, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट परपेंडिकुलरली जो है वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है लाइट, तो लाइट बेंड होने के बजाय स्ट्रेट इसके अंदर से पास हो जाएगी। बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होती है, मीडियम चेंज होने के बावजूद लाइट बेंड नहीं होती, लाइट स्ट्रेट इसमें से पास हो जाएगी। अब जब लाइट ग्लास में से एयर में ट्रैवल करने की कोशिश करेगी, सो हेयर इट विल बाउंस बैक into the same medium because लाइट इस पॉइंट पे जो है वो 45 डिग्री फॉर्म कर रही है, दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। साथ साथ जो है वो ग्लास से एयर में, यहाँ ग्लास मौजूद है, यहाँ एयर मौजूद है, सो ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रही है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है। तो लाइट जो है वो उसके अंदर से पास होने के बजाय टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है बाय मेकिंग द सेम एंगल। सो यहाँ अगेन 90 फॉर्म होता है तो लाइट स्ट्रेट जो है वो उसमें से पास हो जाती है। तो इस ग्लास प्रिज्म को देखें जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअली में कि लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और इस प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। सिमिलरली इसी ग्लास प्रिज्म को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो ये उसी तरह से मेरे पास एक राइट प्रिज्म मौजूद है, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और इंसिडेंट लाइट जो है वो आके स्ट्राइक करती है इसके ऊपर कुछ इस तरह से। सो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रही है लाइट। सो 90 डिग्री फॉर्म करने की वजह से लाइट जो है वो स्ट्रेट इसके अंदर से पास हो जाएगी। जब इसमें से पास हो जाती है तो यहाँ पर जो इसका एंगल फॉर्म हो रहा होता है इट इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो लाइट जो है वो उसमें से पास होने के बजाय बाउंस बैक हो जाती है। तो लाइट जो है वो यहाँ वापस से ग्लास के अंदर ही बाउंस बैक हो गई। यहाँ से एयर में से ग्लास में आ रही थी, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है इसलिए बेंड हुए बगैर स्ट्रेट इसके अंदर एंटर हो गई। जब ग्लास से एयर के अंदर ट्रैवल करने की बारी आई तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, इसलिए लाइट यहाँ से बाहर जाने के बजाय बाउंस बैक हो गई। जब बाउंस बैक हो गई तो अगेन अब यहाँ पर जो है वो ग्लास और एयर की बाउंड्री आ गई, तो अगेन लाइट इसमें से बाहर निकलने के बजाय बाउंस बैक हो जाती है बिकॉज इसका जो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा होता है इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है इसलिए लाइट वापस से ग्लास में से स्ट्रेट पास हो जाती है। तो सेम प्रिज्म को, ग्लास प्रिज्म को यूज़ करके हमने देखा कि लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 90 डिग्री बेंड हो गई। इसी तरह यहाँ देखें तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी और इस प्रिज्म के अंदर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई जिसकी वजह से जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री चेंज हो गई। तो इसी तरह से बाइनोक्यूलर्स के अंदर, प्रिज्म के अंदर और दूसरे ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर जो है वो प्रिज्म्स यूज़ होते हैं ताकि लाइट को हम टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करवा सकें। सो फाइनली अब लास्ट एक ऑप्टिकल डिवाइस पे आते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ऑप्टिकल फाइबर असल में हेयर साइज के थिकनेस के वायर्स होते हैं जो कि लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए या डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। सबने फाइबर का नाम सुना होगा, लाइक इंटरनेट सर्विस में या टेलीफोन सर्विस या कम्युनिकेशन पर्पज़ के अंदर जो है वो ज़्यादातर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर के इसके अलावा
भी और बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक टेलीफोन या इंटरनेट केबल्स के अंदर जो कॉपर यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइस प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा डेटा लॉस करता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत ज़्यादा थिन होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट वेटेड होता है, जबकि इसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसी वजह से डेटा लॉस होने के चांसेस और डेटा के स्लो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है, डेटा लॉस नहीं होता। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हाउ एन ऑप्टिकल फाइबर इज फॉर्म। सो ऑप्टिकल फाइबर असल में ग्लास या प्लास्टिक का एक मटेरियल है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। जनरली जो वायर होता है उसको मैंने एक बड़ा करके दिखाया है, रियल साइज इसका तकरीबन हेयर की थिकनेस के बराबर होता है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के ग्लास से बना हुआ होता है, एक बाहर की तरफ लेयर होती है ग्लास की और एक अंदर की तरफ लेयर होगी ग्लास की। इन 2 लेयर्स के अंदर ये दोनों, ये भी ग्लास का मटेरियल है, ये भी ग्लास का मटेरियल है, बट दोनों डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं। सो दिस ये जो अंदर की साइड जो ग्लास होता है उसमें को हम कोर कहते हैं और ये जो बाहर की साइड ग्लास होता है इसे हम क्लैडिंग कहते हैं। सो कोर एंड क्लैडिंग ये 2 मेन कंपोनेंट्स, ये 2 मेन पार्ट हैं ऑप्टिकल फाइबर के। इसके ऊपर कोई और कवरिंग भी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। राइट नाउ इसकी जो मेन वर्किंग है उसमें ये 2 पार्ट जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, वन इज कोर एंड अदर इज क्लैडिंग। जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लैडिंग। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्यों ये इस बात का ख्याल रखते हैं वो अभी इसकी वर्किंग में देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक लाइट डेटा है या लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट को हम एंटर करवाते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में। सो ये ग्लास का बना हुआ है, कोई मिरर मौजूद नहीं है, ये सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है ऑप्टिकल फाइबर। सो अगर यहाँ पे सिर्फ ग्लास होता तो लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो लाइट इस ग्लास में से सीधी बाहर निकल जाती, बाहर पास हो जाती। तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या किया था कि हमने जो है वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखा है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा है। सो इट्स मीन दिस इज आवर डेंस मीडियम एंड क्लैडिंग इज आवर रेयर मीडियम। तो लाइट असल में ट्रैवल कैसे कर रही है फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग और फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये फर्स्ट कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फुलफिल हो गई। देन यहाँ नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर दें तो यहाँ एंगल बन जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो हम इंसिडेंट लाइट को इस तरह से स्ट्राइक करवाते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉर्म हो। अगर क्रिटिकल एंगल से कम फॉर्म होगा तो लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो हमारा मकसद जो है वो इस ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से डेटा ट्रांसमिट करके दूसरे एंड से जो है वो उसको गेन करना होता है। तो अगर लाइट यहाँ से बाहर निकल जाती है, डेटा लॉस हो जाता है, तो फिर इस ऑप्टिकल फाइबर का कोई यूज़ नहीं रह जाता। सो डेंस टू रेयर मीडियम की कंडीशन भी फुलफिल हो गई और इंसिडेंस हम इस तरह से स्ट्राइक करवाएंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज़्यादा फॉर्म हो। तो लाइट जो है वो उस कोर से क्लैडिंग में ट्रैवल करने के बजाय लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डेटा जो हमने ट्रांसमिट किया था वो वापस से बाउंस बैक होके यहाँ आ गया। इस पॉइंट पर भी वही कंडीशंस होंगी जो कि हमने यहाँ पर देखी कि यहाँ जो कोर है और ये क्लैडिंग है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्लैडिंग का कम है। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो बोथ द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आर फुलफिल्ड, सो लाइट विल बाउंस बैक इनटू द कोर।
तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो एक एंड से एंटर होती है और एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑप्टिकल फाइबर में दूसरे एंड पर दोबारा से हम उसको गेन कर सकते हैं। इसके फायदे अभी है जैसे मैंने बताया, उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि डेटा इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है विद मिनिमम डेटा लॉस। साथ साथ जो है वो उसके अंदर कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, अनलाइक दोज कॉपर वायर जिसमें करंट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है और उसमें हीटिंग इफेक्ट भी साथ साथ प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्टिकल फाइबर में हीटिंग इफेक्ट की वजह से डेटा लॉस नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर फ्लेक्सिबल होते हैं तो उनके ब्रेक होने के भी चांसेस कम होते हैं। साथ साथ लाइट वेटेड है और उसमें डेटा लॉस नहीं होता और साथ साथ ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसमिट आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीखी कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इट्स कंडीशंस, कि किन कंडीशंस की मौजूदगी में ये प्रोसेस नज़र आएगा हमें। साथ साथ हमने जो है वो कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखी हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फिनोमेना हम यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ हमने ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग भी सीखी कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, वर्क किस तरह से करता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। So that was the lecture for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other interesting topic from the chapter Geometrical Optics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.